India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं रेशु त्यागी। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शारजिल इमाम को साकेत कोर्ट में मिली जमानत। भड़काऊ भाषण और देशद्रोह का है मामला। 30,000 के निजी मुचलके पर बेल। अन्नाद्रमुक में फूट मामले में ओ पनीरसेल्वम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। कोर्ट के फैसले तक महासचिव का चुनाव नहीं कराने पर राजी। जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी मशीन मिलने के मामले में आजम खान की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल लगाई रोक। आजम के करीबियों को नहीं मिली है अदालत से राहत। भ्रष्टाचार मामले में आरोपी नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी को किया खारिज। स्टेडियम निर्माण ठेके में अनियमितता का है आरोप। India Legal presents Courts Roundup. और अब खबरें विस्तार से। देशद्रोह के मामले में शर्जिल इमाम को जमानत मिल गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम को जमानत दे दी है। सीएए के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया इलाके में भड़काऊ भाषण देने के मामले में शर्जिल को साकेत कोर्ट से जमानत मिली है। उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। शर्जिल इमाम पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था, जिसकी वजह से साल 2019 में जामिया नगर इलाके में कथित तौर पर हिंसा हुई थी। दो 2019 में सीएए एनआरसी के विरोध के दौरान जामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण के आरोप में जेल में बंद शर्जिल इमाम को अदालत ने एक मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने शर्जिल को 30,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। हालांकि अभी शर्जिल इमाम के खिलाफ कई और मुकदमे अदालत में लंबित हैं, लिहाजा वो अभी जेल में ही रहेंगे। इमाम अपने कथित भड़काऊ भाषणों के लिए राजद्रोह के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं और जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत जेल में है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में शर्जिल इमाम को दिल्ली की साकेत कोर्ट से 30,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। शर्जिल ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह का अपराध भी शामिल था। शर्जिल ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से भी देशद्रोह एक्ट पर पुनर्विचार होने तक इसे स्थगित करने को कहा गया है। जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम को फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगों को अंजाम देने में उनकी भूमिका के लिए गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम या यूएपीए के तहत आरोपी बनाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत से सीआरपीसी की धारा 436A के तहत राहत की मांग करने वाले शर्जिल इमाम के आवेदन पर इस आधार पर विचार करने को कहा था कि वो 31 महीने से हिरासत में है। इमाम को अक्टूबर 2021 में साकेत कोर्ट ने नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उनके भड़काऊ भाषण के बोल समाज की शांति और सद्भाव को कमजोर करने वाला था। इसी साल
24 जनवरी को कड़कड़डूमा अदालत ने शर्जील इमाम के खिलाफ राजद्रोह सहित आईपीसी की कई संगीन धाराओं में आरोप तय कर दिए थे। इसके बाद अदालत ने कहा था कि दिसंबर 2019 में दिए गए भड़काऊ भाषण के लिए शर्जील इमाम को सुनवाई का सामना करना होगा। शर्जील पर ये आरोप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली में जामिया इलाके में दिए गए भाषणों पर लगे हैं। शर्जील इमाम पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले संकरे भूभाग यानी चिकेन नेक क्षेत्र को अलग करने की बात कही थी। शर्जील के खिलाफ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया था। शर्जील इमाम ने हाल ही में निचली अदालत में धारा 436A के तहत एक आवेदन दायर किया था। धारा 436A में प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति को मुकदमे की समाप्ति से पहले उसके खिलाफ कथित अपराध के लिए तय अधिकतम सजा के आधे तक कारावास हो चुका है तो उसे अदालत द्वारा जमानत पर रिहा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव के रूप में पद पर बने रहने की अनुमति दी थी। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने 21 नवंबर को सुनवाई के लिए याचिका पोस्ट की। पलानीस्वामी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सी आर्यमा सुंदरम ने कहा कि जब तक मामले का अंतिम रूप से फैसला नहीं हो जाता तब तक महासचिव का कोई चुनाव नहीं होगा। ओपीएस ने मद्रास उच्च न्यायालय के 2 सितंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने एआईएडीएम के नेतृत्व के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए एकल पीठ के आदेश को पलट दिया गया था, क्योंकि ये 12 जुलाई से पहले पार्टी के अंतरिम जनरल सचिव के रूप में पलानीसामी के चुनाव से पहले मौजूद था। एकल पीठ ने देखा था कि उप नियमों के अनुसार ओपीएस और ईएसपी दोनों की संयुक्त सहमति से ही सामान्य परिषद की बैठकें बुला सकते हैं। हालांकि खंडपीठ ने यथास्थिति के अंतरिम आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इससे कार्यात्मक गतिरोध पैदा होगा, क्योंकि ओपीएस और ईपीएस के संयुक्त रूप से कार्य करने की कोई संभावना नहीं है। ओपीएस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने कहा कि जब कोई अवैधता नहीं पाई गई थी तो डिवीजन बेंच को सिंगल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। उपनियम आम परिषद की बैठकों के लिए संयुक्त सहमति को अनिवार्य करते हैं और खंडपीठ कार्यात्मक कठिनाई के आधार का हवाला देते हुए उक्त शर्त को बदल नहीं सकती है। पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की और इसे पहले ही विशेष अनुमति याचिका के साथ टैग किया, जो मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक में सामान्य प्रस्तावों को पारित किया गया था। और उधर ओवैसी और उनके काफिले पर हापुड़ में गोलियां चलाने के आरोपियों को जमानत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा है कि 3 फरवरी 2022 को उन पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई थी। इसके आरोपियों को जमानत दे दी गई है। उन्होंने जमानत आदेश को शेष कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में केवल इस पहलू पर नोटिस जारी किया कि क्या मामले को पुनर्विचार के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेजा जाना चाहिए। शेष कोर्ट मामले की 11 नवंबर को सुनवाई करेगी। ओवैसी और उनके काफिले पर यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हापुड़ टोल प्लाजा के पास 2 आरोपियों
शुभम और सचिन ने गोलियां बरसाई थी। हमले में ओवैसी बाल बाल बच गए थे। यूपी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया था। आरोप पत्र दायर होने के कुछ समय बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। रिहाई के बाद आरोपी शुभम और सचिन जब अपने गांव पहुंचे तो वहां हिंदुवादी संगठनों ने उनका स्वागत किया। हापुड़ में हुए हमले के बाद ओवैसी को जेड सिक्योरिटी दी गई थी। हालांकि उन्होंने संसद में कहा था कि मुझे जेड सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं मौत से नहीं डरता हूं। हम सभी को एक ना एक दिन दुनिया से जाना है, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, देश का गरीब सुरक्षित होना चाहिए। यूपी की जनता गोली चलाने वालों को बुलेट का जवाब बैलेट से देगी। उधर छत्तीसगढ़ सरकार में पंचायत जॉइंट कमिश्नर और उनकी पत्नी को पुलिस द्वारा परेशान करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी राहत यहां पर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत जॉइंट कमिश्नर अशोक चतुर्वेदी और उनकी पत्नी को बिना सबूत और सर्च वारंट के न परेशान किया जाए। साथ ही कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार के वकील और उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को भी याचिका की कॉपी देने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट दशहरे की छुट्टियों के बाद इस याचिका पर सुनवाई करेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार में पंचायत जॉइंट कमिश्नर अशोक चतुर्वेदी और उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा उनको और उनके परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि उनको पिछले 3 से 4 साल से परेशान किया जा रहा है। बिना सर्च वारंट के उनके घर पड़ताल की जा रही है, जो कि इनकी निजता और मौलिक अधिकार का हनन है। और उधर भारत के नए संसद भवन में लगाई गई शेर की मूर्ति कानून का उल्लंघन नहीं करती है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। साथ ही कोर्ट ने आक्रामक मूर्ति के दावे पर भी सवाल यहां पर उठाए। कोर्ट ने याचिका को खारिज किया और कहा कि यह व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करता है। दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के तहत संसद भवन पर शेर की मूर्ति स्थापित की गई है। राजनीतिक दलों की तरफ से भी इस पर सवाल उठाए गए थे। मामले में 2 वकील अल्दनीश रेन और रमेश कुमार की तरफ से याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि नई मूर्ति स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट 2005 में मंजूरी प्राप्त राष्ट्रीय प्रतीक के डिजाइन के विपरीत है। हालांकि जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। अधिवक्ता रेन ने कहा था कि राष्ट्रीय प्रतीक की मंजूरी प्राप्त डिजाइन में कोई भी कलाकारी नहीं की जा सकती। साथ ही याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि इसमें सत्यमेव जयते का लोगो नहीं है। बहरहाल कोर्ट ने माना कि इस मूर्ति के निर्माण में कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। साल 1950 में 26 जनवरी को राज्य प्रतीक को नए गठित गणतंत्र के चिन्ह और मोहर के रूप में लाया गया था। वहीं प्रतीक साल 2005 में अस्तित्व में आया था। याचिका में कहा गया है कि प्रतीक में शामिल शेर क्रूर और आक्रामक नजर आ रहा है, जिसका मुंह खुला हुआ है और दांत दिखाई दे रहे हैं, जबकि सारनाथ में मूर्ति के शेर शांत नजर आ रहे हैं। आगे कहा गया कि चारों शेर बुद्ध के विचार दिखाते हैं। याचिका के अनुसार यह महज एक डिजाइन नहीं है, इसका अपना सांस्कृतिक महत्व है। उधर सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने कानून के सामान्य प्रश्न उठाने वाली याचिकाओं की एक बेंच की सुनवाई शुरू की। सवाल ये है कि क्या वह विवाह को भंग करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने के लिए व्यापक मानदंड क्या है और क्या पक्षकारों की आपसी सहमति के अभाव में ऐसी असाधारण शक्तियों के आह्वान की अनुमति दी गई है। कई
ट्रांसफर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान पहले 2 प्रश्न मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और तत्कालीन जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने तैयार किए थे और संदर्भ भेजा था। हालांकि विवादों को निर्णायक रूप से तय किया गया था, चूंकि मौलिक महत्व के प्रश्न उठाए गए थे और अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध के प्रकाश में मामले को जीवित रखा गया था। गठन के बाद संविधान पीठ ने कहा कि तीसरे सवाल पर भी विचार करना जरूरी है। दवे ने एक विरोधाभासी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को भंग करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना उचित नहीं है। जस्टिस कौल ने मौखिक रूप से कहा, जहां तक एसएलपी के गुण दोष पर निर्णय का संबंध है, मामले को 2 न्यायाधीशों की पीठ के पास जाना होगा। लेकिन चूंकि इस संविधान पीठ के फैसले का उस मामले पर प्रभाव पड़ेगा जो हमारे सामने बहस किए जा रहे पहलू तक सीमित है। पक्षकारों को दलीलें पेश करने की अनुमति दी जा सकती है। वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। और उधर ताजमहल के असली इतिहास का पता लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ताजमहल के इतिहास का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए करवाया गया था। याचिका के मुताबिक इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि आपको जिस विषय के बारे में पता नहीं है, पहले आप उस पर रिसर्च कीजिए। यदि आपको कोई संस्थान रिसर्च नहीं करने देता है तो हमारे पास आइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ताजमहल के 22 कमरों को खोलने वाली मांग भी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीएम योगी के खिलाफ परिवाद दर्ज किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज की गई है। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज की। याचिकाकर्ता पर 5,000 का जुर्माना लगाया था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूपी सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए इसे खारिज किए जाने की सिफारिश की थी। यूपी सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल और एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट एसके ने यहां पर बहस की थी। मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दाखिल ये याचिका की थी। सीएम योगी के खिलाफ परिवाद दर्ज किए जाने का आदेश जारी किए जाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की दलील थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान राजस्थान के अलवर जिले में जो भाषण दिया था, उससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए कोर्ट इस मामले में परिवाद दर्ज किए जाने का आदेश जारी करे। याचिकाकर्ता किशोर शर्मा की अर्जी मऊ की जिला अदालत से खारिज हो चुकी थी। निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने याचिकी दलीलों को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज किया। और उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह और जूनियर इंजीनियर राकेश कुमार जैन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ये आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता शिव सागर सिंह, मनीष गुप्ता और सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश संजय यादव को सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाया गया।
याचियों पर आरोप है कि नोएडा क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण ठेके में भारी अनियमितता और घोटाला किया, जिससे नोएडा प्राधिकरण को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 32 ठेके की जांच कर चार्जशीट दाखिल की। ठेके में खर्च दर में भारी इजाफा कर करोड़ों की अथॉरिटी को क्षति पहुंचाया गया। स्टेडियम में ज्वाइंट वेंचर के बजाय सिंगल वेंचर को सीपीडब्ल्यू की मैनुअल को दरकिनार कर ठेका दिया गया। और उधर समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जौहर विश्वविद्यालय में खुदाई के दौरान सरकारी मशीन मिलने के मामले में आजम खान समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खान ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को आजम खान को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। जौहर विश्वविद्यालय में खुदाई के दौरान सरकारी मशीन मिलने के मामले में आजम खान भले ही उनको राहत मिली हो, लेकिन उनके करीबियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आजम के करीबी जकीउर रहमान अली हसन और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर यूपी सरकार की ओर से दर्ज कराई गई 77 एफआईआर को रद्द कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ जकीउर रहमान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने आज सभी 77 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और शुक्रवार को भरी अदालत में अपना फैसला सुनाया। इसमें आजम के करीबियों को राहत नहीं मिली है। उधर न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर अदालत के कर्मचारियों के वेतन से पेशेवर कर कटौती का आग्रह यहां पर किया है। कोर्ट ने ध्यान में रखा कि कोई भी लोक सेवक जनता के धन पर अन्यायपूर्ण लाभ पाने का हकदार नहीं है। न्यायाधीश को भेजी गई एक शिकायत के अनुसार उच्च न्यायालय के कर्मचारी एक्ट 1992 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका के लंबित होने के कारण पेशेवर कर के भुगतान से बच रहे हैं। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम को यह भी बताया गया कि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा पेशेवर टैक्स का भुगतान न करने के कारण राज्य के खजाने को लगभग 59,80,000 प्रति वर्ष की भारी वित्तीय हानि हो रही है। न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को संबोधित एक पत्र में लिखा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मद्रास उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय अधिकारी कर्मचारी संघ की मदुरै खंडपीठ ने उपरोक्त रिट याचिका के लंबित होने और कई वर्षों तक पेशेवर कर के भुगतान से बचने का अनुचित लाभ उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। 19 सितंबर को फेडरेशन ऑफ एंटी करप्शन टीम्स इंडिया नामक एक संगठन के महासचिव सी सेल्वराज ने न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम को एक शिकायत भेजी थी। शिकायत में आगे कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 1998 से बकायेदारों से पेशेवर कर बकाया वसूलने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट स्टाफ एसोसिएशन ने 1998 में 1992 के अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। याचिका शुरू में 2011 में डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दी गई थी, लेकिन 2013 में बहाल कर दी गई थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम इस तथ्य से चिंतित थे कि कटौती या सरकार द्वारा किसी भी छूट पर रिट याचिका में कोई अंतरिम रोक नहीं दिए जाने के बावजूद कर्मचारी पेशेवर कर के भुगतान करने के लिए अनिच्छुक थे। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्पारा की बिना शर्त माफी स्वीकार की और 2017 को अवमानना नोटिस खारिज की है। जस्टिस गौतम पटेल, जस्टिस एमएस
कार्निक और जस्टिस भारती डांगरे की फुल बेंच ने कहा, हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह हमारी शक्ति के भीतर है और इन शर्तों में माफी स्वीकार करने के लिए प्रेक्षण है। हम मानते हैं कि इस न्यायालय की अवमानना शक्तियों का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए, जहां एक माफी है जो कानून की आवश्यकताओं को पूरा करती है और न्यायालय की संतुष्टि के लिए निश्चित रूप से आगे कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। नेदुम्पारा को उनके व्यवहार के लिए अवमानना नोटिस जारी किया गया था, जब एक खंडपीठ ने उनसे उनके मुवक्किल की याचिका की स्थिरता पर सवाल किया था। इस सप्ताह की शुरुआत में पूर्ण पीठ ने स्पष्ट किया कि वह माफी स्वीकार करके नेदुम्पारा के कृत्यों की निंदा नहीं कर रही हैं। हर किसी के बुरे दिन होते हैं। वकील और संभवतः न्यायाधीश के भी कोई अपवाद नहीं है। पीठ ने कहा कि क्या हर अवसर पर एक बेहतर अदालत की अवमानना की शक्ति का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या क्या अदालतों को दया के साथ न्याय करना चाहिए। हम इसे अदालत द्वारा अनुचित उदारता का मतलब नहीं समझते हैं और ना ही अदालतों को डरपोक होना चाहिए और ना ही डराना चाहिए। जब एमिक्स क्यूरी श्याम मेहता ने नेदुम्पारा को अच्छे व्यवहार का अंडरटेकिंग देने का निर्देश देने के लिए अदालत से अनुरोध किया तो पीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जबकि नेदुम्पारा ने अपने आचरण के लिए एक स्पष्टीकरण की पेशकश की। उन्होंने अंततः अपने वकील सुभाष झा के माध्यम से कहा कि उन्हें अपने आचरण पर पछतावा है। निसंदेह उनकी ओर से गलती हुई है और कानून की किसी भी अदालत में आवश्यक अनुशासन और मर्यादा का पालन करने और बनाए रखने में एक क्षणिक विफलता थी। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने देखा कि विदेश में बसे अलग अलग भारतीय जोड़ों को कुछ परिपक्वता दिखानी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से दूर रखा जाए। न्यायमूर्ति मनीष पिटाले और न्यायमूर्ति वाल्मीकि S.A. मेनेजेस की खंडपीठ ने कहा कि सुलह या कानूनी कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया को इस तरह से संभाला जाना चाहिए कि नाबालिग बच्चे या शादी से बच्चों को इसके प्रतिकूल प्रभावों से दूर रखा जाए। बेंच एक पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके नाबालिग बेटे की कस्टडी की मांग की गई थी, जिसे उसकी अब अलग हो चुकी पत्नी ने फरवरी 2021 में भारत लाया था। पिता ने दावा किया कि पत्नी उसके बेटे को उसकी सहमति के बिना भारत ले आई। उन्होंने एरिजोना संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अदालत द्वारा पारित एक आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें बच्चे की साझा हिरासत का आदेश यहां पर दिया गया था। पत्नी दिसंबर 2020 में एरिजोना छोड़कर टेक्सास चली गई थी, जहां उसका भाई रहता था। फिर फरवरी 2021 में वो अपने गृह नगर नागपुर लौट आई। कोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी दोनों आर्थिक रूप से मजबूत थे और उन्होंने 2014 में शादी की थी और यहां तक कि फिनिक्स एरिजोना में संयुक्त रूप से एक घर भी खरीदा था। यह नोट किया गया कि पत्नी भी अच्छी तनख्वाह ले रही थी। कोर्ट ने कहा कि माता पिता के बीच कटुता, मतभेदों जैसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, जहां नाबालिग बच्चा केवल मोहरा बन जाए जिसका एक माता पिता दूसरे के खिलाफ शोषण करें। इसलिए बेंच ने पत्नी को एरिजोना में अदालत द्वारा पारित आदेश को लागू करने का आदेश दिया, जिसने बच्चे की साझा हिरासत का आदेश यहां पर दिया है। इसने आगे स्पष्ट किया कि यदि पत्नी यूएसए की यात्रा नहीं करना चाहती है तो पति को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह हर वैकल्पिक दिन में वीडियो कॉल पर कम से कम 40 मिनट के लिए बच्चे की मां को आभासी पहुंच प्रदान करे। और इसी के साथ कोर्ट की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.